MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत तो शुरू हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, जहां दीदी को अभी से शकुनी, दुर्योधन, दुशासन दिखाई देने लगे हैं। यह महाभारत नहीं तो और क्या है। लेकिन मैं एक बात साफ साफ देख पा रहा हूं, एकदम स्पष्ट। बीजेपी ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वो लक्ष्य कोई पेड़ नहीं है, पेड़ की कोई शाखा नहीं है, टहनी नहीं है, शाखा पर बैठी हुई कोई चिड़िया नहीं है, बल्कि चिड़िया की आंख है और बीजेपी उसी आंख पर लक्ष्य साध चुकी है। दर्शकों, बात बंगाल की हो रही है तो यह चिड़िया की आंख क्या है? यह आंख घुसपैठिया है, निशाना घुसपैठिया है। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में थे। उन्होंने 2026 में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने बीजेपी का बढ़ता हुआ स्ट्राइक रेट बताया। उन्होंने कहा कि 2014 में हमको 17% वोट मिले थे, 2 सीटें मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमको केवल 10% वोट मिले, 3 सीट मिली। लेकिन 2019 में हमें 41% वोट मिले, 18 सीट मिली। उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38% वोट मिले, 77 सीट हासिल की। और लोकसभा चुनाव में 2024 में भी 39% वोट मिले, 12 सीट। 2026 के लिए उन्होंने यह दावा कर दिया कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और दर्शकों, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में सीटों का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन वोटों का अंतर 10% से भी कम था। और कुल वोटों को आप देखेंगे तो लगभग 63 लाख के आसपास वोटों का अंतर था टीएमसी में और बीजेपी में। अब यह गणित साफ साफ कहता है कि ये 30-40 लाख वोट अगर इधर पड़ गए, उधर से घट गए, तो सरकार जाहिर है कि बदल सकती है। इसलिए सारा जो खेल है वो घुसपैठियों पर आकर रुक जाता है। एक बड़ी संभावना इस बात की भी है कि ये जो घुसपैठिए हैं, इनका एक बड़ा हिस्सा एसआईआर के वक्त घट गया। 100% तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ घुसपैठियों के पास कागजात भी हैं, कागज बन चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर 58 लाख वोट एसआईआर के अंदर घटे हैं, कम हुए हैं, तो संभव है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा घुसपैठियों का भी हो सकता है, क्योंकि यही बार बार कहा गया कि घुसपैठिए बाहर करने हैं तो एसआईआर जरूरी है। लेकिन जो बच गए हैं और जो नई घुसपैठ हो रही है, महाभारत अब उस पर जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों पर फाइनल बैटल का बिगुल बजा दिया है। यह फाइनल युद्ध है। बंगाल की जनता घुसपैठियों से परेशान है। उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों की पनाहगाह बन गई है, पनाहगाह बन गई है। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि टीएमसी घुसपैठ को रोक नहीं पा रही है, यह राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि यह बंगाल नहीं, देश की सुरक्षा का मामला है। टीएमसी के 15 साल के शासन से लोग भयभीत थे। उन्होंने यह भी दावा कर दिया कि अगर बीजेपी आई तो ऐसी ग्रिड बना रहे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। घुसपैठियों को हम चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि असम में, त्रिपुरा में, गुजरात में, पंजाब में, कश्मीर, राजस्थान में अगर घुसपैठ रुक सकती है तो बंगाल में क्यों नहीं? टीएमसी ने बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जगह क्यों नहीं दी? उन्होंने यह सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मैंने खुद 7 चिट्ठियां लिखी हैं, गृह सचिव ने 3 बार मुख्य सचिव से मीटिंग की है, लेकिन जमीन देने में इनको परेशानी क्या है? घुसपैठियों पर यह एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को वापस क्यों नहीं भेज रही है? इनकी पुलिस घुसपैठियों को अरेस्ट क्यों नहीं करती है? ममता जवाब क्या देंगी इस बात का? उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में घुसपैठ कैसे रुक गई और बंगाल में क्यों नहीं रुक रही?
जब यह बात उठी तो ममता बनर्जी शकुनी, दुशासन, दुर्योधन को ले आई। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही दुशासन और दुर्योधन दिखने लगे हैं। क्या घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से आते हैं? और उन्होंने सवाल भी पूछा कि अगर ऐसा है तो पहलगाम में यह हमला कैसे हो गया, दिल्ली में धमाके कैसे हो गए? उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई आतंकवाद नहीं है, आतंकवाद तो कश्मीर में है। अब दर्शकों, मेरा दायित्व है आपको यह समझाना कि इसकी जड़ है कहां, घुसपैठ पर जमीनी सच्चाई क्या है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उसको आपको समझना पड़ेगा और साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वहां के जो बॉर्डर की स्थिति किस तरह की है, उसको आइए एक नजर समझ लेते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो यहां पर जो कुल सीमा है वो 2216.7 किलोमीटर की है। पूरा का पूरा बॉर्डर जो है वो इतना बड़ा है। फेंसिंग कितने की हुई है? 1647.70 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है। बचा कितना है? जितना बचा है उसमें से 112 किलोमीटर तकरीबन ऐसे हैं जहां पर नदी नाले हैं, दुर्गम इलाके हैं, वहां तो बाढ़ फेंसिंग हो ही नहीं सकती, बाढ़ लगाई नहीं जा सकती। फेंसिंग बाकी कितनी बची? 456 किलोमीटर के आसपास अभी फेंसिंग बाकी है, बाढ़बंदी करना अभी बाकी है। राज्य सरकार ने जो जमीन दे रखी है केंद्र सरकार को वो तकरीबन 78 किलोमीटर के आसपास है। 78 किलोमीटर जमीन ऐसी है जिस पर काम चल रहा है। केंद्र और राज्य के बीच में जो कुल विवाद बचा है वो 378 किलोमीटर का बचा है। सारा खेल इसी 378 किलोमीटर को लेकर है। कैसे है यह भी आपको सिलसिलेवार मैं बताने की कोशिश करता हूं कि 378 किलोमीटर जो है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अब इस पर विवाद कितना बचा है और क्यों अमित शाह ये बार बार कह रहे हैं कि आप किसी तरह का सहयोग हमारा नहीं कर रहे हैं। इसको भी आइए समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर मैं बात करूं तो 378 किलोमीटर का अब कुल विवाद बचा हुआ है और ये जो 378 किलोमीटर है इसमें से 149 किलोमीटर ऐसा है जिस पर राज्य ने अधिग्रहण शुरू ही नहीं किया है। यह समझ लीजिए आप। 31 किलोमीटर पर अभी ममता कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी। इसके अलावा 7 किलोमीटर ऐसा है जिसकी कीमत, जिसका वैल्यूएशन अभी राज्य ने नहीं किया है, जिसकी कीमत निर्धारित नहीं हुई है। 181 किलोमीटर जमीन ऐसी है जिसका पेमेंट केंद्र सरकार कर चुकी है, पैसा दे चुकी है, लेकिन जमीन हैंडओवर नहीं की गई केंद्र सरकार को। 9 किलोमीटर ऐसा है जिसके लिए अभी पैसा दिया जाना बाकी है। ये तमाम जो आंकड़े मैं बता रहा हूं ये सदन के अंदर रखे थे, केंद्र सरकार की तरफ से रखे गए और ये आधिकारिक आंकड़े हैं, कोई इधर उधर के आंकड़े नहीं है। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि घुसपैठियों पर ममता दिखाने का मतलब क्या है और ये वोट बैंक टीएमसी को बचाएगा या बीजेपी को सत्ता में लेकर आएगा? आज चर्चा इसी पर करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल दौरे पर गृहमंत्री के हमले से टीएमसी बौखला गई, बेचैन हो उठी। गृहमंत्री शाह घुसपैठिए और ममता सरकार पर जमकर बरसे। शाह ने साफ और सीधे सीधे कहा कि बीजेपी सरकार एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएगी जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त करेगी, जिससे घुसपैठिए तो छोड़िए परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? गृह मंत्री अमित शाह के हमले से दीदी बौखला गई।
तभी तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए महाभारत शुरू कर दी। দুঃশাসন বাবু এসছেন, ছকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় নাকি 1.5 কোটি লোকের নাম বাদ যাবে। কেন? যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় তারা ভোটার। আজকে বলছেন মমতা ব্যানার্জি জমি দেয়নি। মমতা ব্যানার্জি জমি না দিলে এই তারকেশ্বর বিষ্ণুপুর লাইন কে করে গেছে? মমতা ব্যানার্জি করে গেছে, আপনি নন। गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो ममता सरकार को बख्शने के मूड में नहीं हैं। और फिर अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि 2026 में राइटर्स बिल्डिंग पर अब बीजेपी का कब्जा होगा। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। घुसपैठियों को लेकर बीजेपी आर पार के मूड में है। ममता जहां मोदी सरकार पर आरोप लगा रही हैं, तो वहीं शाह ने दीदी पर सवालों की बौछार कर दी। अब देखना यह होगा कि ममता घुसपैठियों को भगाने में सरकार की मदद करेंगी या वोट बैंक के लिए उनकी मदद। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त राधिका खेड़ा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ संजीव उनियाल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। समीर चौगांवकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ अजय वर्मा जी हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। सुनील सिंह साजन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। संजय सरकार, लीडर हैं टीएमसी के, इस वक्त मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार पलटवार कर रही हैं अमित शाह के बयान के बाद, और उन्होंने एक चेतावनी भी अमित शाह को दे दी। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको सम्मान मिल रहा है। यह बड़ी खबर है। आप सम्मान को हल्के में मत लीजिए, हमारे अच्छे व्यवहार को कमजोरी ना समझिए। आप होटल में क्यों छिपे हैं, यह ममता बनर्जी बोल रही हैं। और यह बता रहा है कि तेवर किस स्तर पर अब जा पहुंचे हैं। राधिका खेड़ा इस वक्त मेरे साथ हैं। राधिका जी, ये ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि आप भाग्यशाली हैं जो आपको सम्मान मिल रहा है, और बार बार होटल की बात भी कही जा रही है। तो क्या राजनीति अब यहां से शुरू हो रही है बंगाल की? सभी को जय श्री राम। आज ममता बनर्जी बहुत ज्यादा घबरा गई। उनको दिखाई दे रहा है कि उनके नीचे से सत्ता जमीन सब हिलती हुई दिखाई दे रही है, और वो क्या धमका रही है। उनको तो अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए कि बंगाल की जनता ने उनको इतनी बार मौका दे दिया, और अब लेकिन क्या है ना कि वहां की बेटियां हो, वहां के हिंदू हो, सब जवाब देने वाले हैं। ये चाहे जितना धमका ले, चाहे जितना डरा ले। जो मेरे को तो उनके ऊपर हंसी आ रही है, तरस भी आ रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं कि उनपे तरस खाऊं। एक मुख्यमंत्री भारत की जो इस पॉइंट पे गिर सकती है कि लोगों को उकसा सकती है अपने घर से कच्ची और चम्मच उठाओ, और मैं देखती हूँ कैसे घुसपैठी बाहर भागेंगे। आज वो देश के गृह मंत्री को भड़का रही धमका रही है। वो देश के गृह मंत्री जो चुन के आए हैं, तीसरी बार चुन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इनकी एक धमकी से एक बात साफ हो गई कि जो खिसकता वोट बैंक है, जो एसआईआर में सफाई हुई है, जो भाग रहे हैं घुसपैठी, उनका डर, जो उनका वोट बैंक आज खुद ही उठ के भाग रहा है, गांव के गांव खाली हो गए हैं, वो सब सामने आ गया है। क्योंकि वो जानती हैं, भाई गृह मंत्री भी है तो जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस की खबर भी उनके पास आती होगी स्टेट की, कि उनको इंटेलिजेंस ने बता दिया है राम जी। और ये अंदर खाने की खबर है कि इंटेलिजेंस से उनको ये पता चला है कि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि दुर्योधन कौन है और दुशासन कौन है। और आज जो गृह मंत्री जी के ऊपर वो सवाल उठा रही हैं और जिस तरीके से वो बोल रही है, वो जान रही है कि अब तो भी कुछ नहीं होने वाला। खेला हो गया उनके साथ, खेला हो गया कि कोई। और आप देखिए कि कोई राज्य सरकार कैसे अपने राज्य को घुसपैठियों का शरणस्थली बना सकती है, कैसे देश के टैक्स पेयर्स का पैसा, कैसे वो पैसा जो देश की जनता के लिए लगना था वो घुसपैठियों पे लगा रही है, कैसे अपने वोट बैंक के लिए लड़कियों की आहुति चढ़ाती है, कैसे अपने लोगों से उनका बलात्कार कराती है, कैसे हिंदुओं को मारती है।
आज सब जागरूक हो चुके हैं और ये सारी बात उनकी इंटेलिजेंस ने स्टेट की आके ममता बनर्जी को बता। ठीक है संजय सरकार, सारी बौखलाहट संजय सरकार कहां तो जवाब इस बात का देना चाहिए कि ये डिले क्यों कर रहे हैं? जमीन देनी है अगर बीएसएफ को, आप लोग रोज पूछते हैं कि गृह मंत्री हैं, बीएसएफ इनका है, घुसपैठिया कहां से आ गया है। होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 7 बार मैंने चिट्ठी लिखी, 3 बार गृह सचिव ने जाकर चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, लेकिन जमीन नहीं दे रहे। तो यह बताना चाहिए कि डिले क्यों है, और ममता बनर्जी उल्टा कह रही है कि होटल से नहीं निकलने देंगे। सबसे पहले तो राधिका जी का सवाल का जवाब क्या दूं वही सोच रहा हूँ। पहले स्टार्टिंग में कॉमेडियंस हो, सवाल पूछा ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? मैंने तो कोई सवाल पूछा नहीं, लगता आपको हिंदी समझ नहीं आती। मैंने सवाल का जवाब लग रहा है बंगाल में सत्ता में आएंगे बोल रहे थे। सुनिए ना, आप चीटी के होठ में लिपस्टिक लगा सकते हैं, मच्छर को साड़ी पहना सकते हैं, हाथी को गोद में ले सकते हैं, मधुमक्खी को हाथ पैंट पहना सकते हैं। अगर जिस दिन सब कुछ करा लीजिएगा तो बंगाल में सत्ता में आ जाएंगे। तो आप मधुमक्खी भी आप साड़ी नहीं, मच्छर का साड़ी नहीं पहना सकते हैं, शर्ट पैंट नहीं पहना सकते हैं, और चीटी को लिपस्टिक नहीं लगा सकता। सत्ता में कैसे आएंगे? तो संभव नहीं, असंभव बात मत घुसपैठी। और एसआईआर में मालूम है आपको क्या हुआ? एसआईआर में क्या हुआ है मालूम है? सुनिए ना 58,20,000 आदमी के नाम टोटल काटा गया है। उसमें कितना मालूम है? 56,70,000 हिंदुओं का नाम काटा गया। किसके नाम? मथुआ राजवंशी, जानता है? तो 1500 किलोमीटर दूर में है ना। गांधारी फट्टी लगा लिया धृतराष्ट्र को साथ में, कहा देख सकते हैं बताइए? देख ही नहीं सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैंने जो सवाल पूछा, मुझे ये बताइए किसका वोट कट गया? आपको लग रहा है कि आपके मतलब से वोट कट गए? संजय सरकार, पॉइंट पे आइए। नहीं, ये इधर उधर की बात करके ये चींटी को लिपस्टिक लगाने का हुनर ये संजय सरकार के पास होगा। ये चींटी को लिपस्टिक लगाना, इसको साड़ी पहनाना, उसका साड़ी हटाना, ये सब ये प्रॉब्लम में मत जाइए। प्रॉब्लम बंगाल की सीरियस है, ये मजाक नहीं है सर, मजाक नहीं। जमीन क्यों नहीं दे रहे? क्यों जमीन नहीं दे रहे? क्यों डिले कर रहे हैं? क्या देश की सरहद की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी नहीं है? तो इतना बड़ा बॉर्डर कैसे बना लिया था? अच्छा, 11.5 साल बाद की इसको चुनाव के समय आने का समय मालूम पड़ा जमीन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया। अरे भाई 6 साल से वो कह रहे हैं मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहे हैं, और जमीन नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं आप। मुझे बताइए क्यों डिले कर रहे हैं? 2026 में चुनाव आने के समय में आपको हम क्यों डिले करेंगे? कभी मांगा ही नहीं है, मांगने से हम क्यों नहीं देंगे? अगर रायगंज से लेकर कुचबिहार तक और कुचबिहार से लेकर जमुरिया तक, आसनसोल जमुरा तक सब कुछ जमीन तो स्टेट गवर्नमेंट दिया है। किसने दिया? ईसीएल के जमीन के लिए स्टेट गवर्नमेंट दिया है। आपको मतलब बिरू में जो नहीं, क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे बताइए डिले करने से फायदा क्या है संजय सरकार को? ये स्पष्ट कीजिए ना, डिले करने से संजय सरकार को क्या फायदा है? क्या फायदा है टीएमसी को? और आप कह रहे हैं मांगा नहीं? फायदा नहीं है। ये ऑफिशियल होम मिनिस्ट्री का बयान है सदन में, ये संसद में रखा गया ऑफिशियल स्टैंड है कि अभी तक 31 किलोमीटर जमीन ऐसी है जिसके लिए आपकी कैबिनेट ने अप्रूवल नहीं दिया। 181 किलोमीटर के लिए केंद्र सरकार पेमेंट कर चुकी है, इसके बावजूद हैंडओवर नहीं किया। मांगा नहीं है। किसने नहीं मांगा है? मांगे नहीं तो पेमेंट क्यों ले लिया फिर? ये 181 किलोमीटर का पेमेंट क्यों ले लिया? पत्रकार है, आप राममोहन है ना, हम राममोहन को। अरे 181 किलोमीटर का पेमेंट किसने ले लिया? वो मेरी जेब में ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? दिखाइए, आप लेटर दिखाइए। अरे राम बाबू लेटर दिखाइए, पहले लेटर दे, बात में नहीं होगा। एविडेंस चाहिए, एविडेंस। अरे एविडेंस बोल रहा हूं ना, देश की संसद के अंदर रखा गया बयान है। एविडेंस चाहिए। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो एविडेंस मांगेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे आप एविडेंस दिखाइए ना। आप सरकार दिए, आपको नोटिफिकेशन रहेंगे, अरे निकले हैं। समस्या ये है संजय सरकार, 181 किलोमीटर जमीन का पेमेंट लेने के बाद जमीन क्यों नहीं दे रहे? लेटर दिखाइए। बाद में जब इलेक्शन आता राधिका खेड़ा, तब आपको याद आता है बंगाल। राधिका खेड़ा जी, जब जहां चुनाव होता है। ओके, मैं समझ गया। राधिका जी, अच्छा, एक मिनट संजय सरकार रुक जाइए, आप थोड़ा थमिए थोड़ा। फंसे हैं
इनकी नजर इतनी तेज है कि ये चींटी को लिपस्टिक लगा सकते हैं लेकिन गूगल इस्तेमाल करके लेटर नहीं ढूंढ सकते। अरे भाई साहब, कैसी नजर है ये? कोई अच्छा चश्मा लगा लीजिए। मुझे लगता है चींटी को भी लिपस्टिक लगाने की जगह ये लगा कहीं और रहे होते हैं, समझ लेते हैं वो चींटी है, आंखें खराब है इनकी। लेकिन देखिए ना, आपने जिस तरीके से बताया कि हमारे देश की गृह मंत्री को ममता बनर्जी ने धमकी दी, अरे बीच में मत बोलो ना। एक मिनट संजय सरकार, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट संजय सरकार। राधिका खेड़ा बोलिए, इसके बाद मुझे सारी जी हाँ, झूठ बोलने की आदत ममता बनर्जी और उनके ठगबंधन के साथियों को है, देश के गृह मंत्री को नहीं है। देश के गृह मंत्री साफ तौर पर ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन ये नहीं दे रहे हैं। वो 6 बार चिट्ठी लिख चुके हैं। घुसपैठी सबसे पहले किस गांव में पहुंचते हैं? बंगाल के गांव में पहुंचते हैं। पटवारी क्या करता है? उनको रोकता नहीं है। थाना क्या करता है? उनको रोकता नहीं है। पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी उनके लिए रेड कार्पेट बिछाती है और फूलों से उनका स्वागत करती है, और उनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के शायद उनको लिपस्टिक लगा रहे होते हैं। वो जो चींटियों की बात कर रहे हैं ना, वो ये घुसपैठियों की बात कर रहे हैं जिनको ये लिपस्टिक लगाते हैं। ठीक है। अगर मैं आपके चैनल पे साफ तौर से कह रही हूँ कि जो ममता बनर्जी जो धमकियां दे रही है ना देश के गृह मंत्री को, वो बंगाल से बाहर पैर रख के दिखा दे। और बंगाल छोड़िए, जिस दिन वो सत्ता से हटेगी, कुछ महीनों दूर है बस, नतीजे आने के बाद अगर बंगाल की जनता ने उनको इस हालत में नहीं कर दिया कि वो ठीक है। सुनील साजन जी के पास में चलता हूं। सुनील सिंह साजन जी, ये जरा बताइए कि घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर गंभीरता क्यों नहीं दिख रही है बंगाल सरकार में, या घुसपैठियों की जब भी बात आती है तो आप लोग ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी केवल पॉलिटिक्स करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए घुसपैठियों का विषय ले आती है? देखिए राम मोहन जी, मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि घुसपैठिए देश की सबसे बड़ी समस्या आप टीवी मान रहा है, पूरा देश मान रहा है। लेकिन दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? दुर्भाग्य यह है कि पूरे देश का मीडिया श्री अमित शाह जी की तुलना वल्लभ भाई पटेल जी से करता है कि वैसे ही गृह मंत्री। अगर आप वैसे ही गृह मंत्री हैं तो आपके रहते देश में एक भी घुसपैठिए कैसे आ गया? और अगर आपके बनने से पहले घुसपैठिया था तो अब तक उसको पकड़ करके आपने जेल में क्यों नहीं डाला? देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहूं, अमित शाह जी की गलती नहीं है इसमें, बीजेपी की भी कोई गलती नहीं है। इनके जो संस्कार हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनके जो पुरखे थे, वो बेचारे ना अंग्रेजों से लड़े, ये लोग न पाकिस्तान से लड़े, न ये चाइना से लड़ पा रहे हैं, ये किसी से नहीं लड़ सकते, हिम्मत ही नहीं है। जब देश की सेना पाकिस्तान में घुस के हमारे दुश्मनों को मार रही थी, तब ये सीज फायर कर देते। टीवी पर, एड पर ऐसा दिखाएंगे कि सबसे ज्यादा बहादुर है। हम प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, पूरा देश आप पर भरोसा कर रहा है, आप कितना भी झूठ बोलते हैं, सदन से लेके सड़क तक, लाल किले से लेके जनता के बीच तक, राम जी, लेकिन हम लोग अलग अलग विचारधारा के अलग अलग कार्यकर्ता हो सकते हैं, पॉलिटिकल हमारा वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन देश के मामले में, घुसपैठियों के मामले में, देश की सुरक्षा के मामले में, लेकिन आतंकवादियों के मामले में, देखिए मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपको राधिका जी रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं। मेरे 2 छोटे सवाल हैं जी कि घुसपैठियों को पकड़ने का कोई तो तरीका होगा। वो तरीके जब आजमाने की कोशिश की जाती है तो आप कहते हैं कि नहीं, ये तो अपराध हो रहा है भाई, ये तो शोषण हो रहा है किसी का। नहीं, कोई कहे कि एनआरसी करनी है तो आप कहते हैं नहीं होनी चाहिए। कोई एसआईआर करने जाता है, आप कहते हैं वोटर को परेशान किया जा रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? राम मोहन जी, तो पकड़े, कोई तो प्रोसेस होगा, तो आप बता दीजिए कि इस तरीके से घुसपैठिया पकड़ा जा सकता है। सुझाव भी कोई चीज होती है विपक्ष की? नहीं ना, सुझाव दे रहे हैं। पहली बात तो, जब आपने पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया कि एसआईआर हो जाएगा तो सारे घुसपैठिए पकड़ जाएंगे, तो लगभग एसआईआर हो गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के माननीय गृह मंत्री जी बता दें कि देश में कितने घुसपैठिए मिले। एक हम तो कह रहे हैं, आप पुलवामा के आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ पाए? आप दिल्ली के आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ पाए, जब पूरा देश आपके साथ है? क्योंकि आप घटना के बाद आपको केवल राजनीति करनी, वोट चाहिए। अब बंगाल का चुनाव आ गया है तो अब आपको जमीन भी चाहिए, बैरिकेटिंग भी करनी है, फोर्स भी लगानी है। इससे पहले बंगाल आपके देश का हिस्सा नहीं था, या आप गृह मंत्री नहीं थे बंगाल के, या आपके गृह मंत्री के क्षेत्र से बाहर है बंगाल? आप पूरे देश के गृह मंत्री हैं।
ठीक है, लेकिन संजीव फिजूल की उनियाल। बात करना, नहीं देखिए क्या है, फिजूल की बात करने से देश नहीं चलने वाला। देखिए आधी बात कहने से आप बात पूरी नहीं हो जाती। दिल्ली ब्लास्ट के जो आरोपी थे वो या तो जेल में है, उनमें से एक मारा गया, वो तो ब्लास्ट में ही मारा गया था। लेकिन मैं संजीव उनियाल जी ये समझना चाहता हूं कि इसको सीरियसली क्यों नहीं लेते। बहुत जरूरी है। राधिका खेड़ा कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहती है, पहले राधिका खेड़ा। राम जी, दो बातें इनको शायद पता नहीं है, यहाँ पे बिना पढ़े डिबेट पे आ जाते हैं, तो इनको पता नहीं है जो सुसाइड बॉम्बर था पुलवामा का, वो उसी सुसाइड अटैक में मर गया था। उसके बाद मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, चुपचाप सुनिए डिबेट, चुपचाप सुनिए, चुपचाप सुनिए। अब मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। राम जी इनको म्यूट करिए, ये देश को जानना बहुत जरूरी है इन्होंने अभी क्या बोला है। एक एक करके अरेस्ट हुए थे, 7 अरेस्ट हो चुके हैं और 7 मारे जा चुके हैं। ये सच्चाई है, तो देश को बरगलाना बंद मत करिए। और दूसरी बात राम जी, एक मैं बहुत बड़ी यहाँ पे आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। पहले इनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनको ये अपना सर्वोसर्वे नेता मानते हैं इंडी ठगबंधन का, उन्होंने देश की संसद में खड़े होकर कहा हमारे सैनिक पिट के आते हैं। आज अखिलेश यादव के प्रवक्ता ने, समाजवादी पार्टी इंडी ठगबंधन के प्रवक्ता ने कहा पाकिस्तान की सेना हमारे देश में घुस के हमारे सैनिकों को मार रही है। ये हमारी सेना के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा एक बेवकूफ देश जिसके पास कुछ नहीं है। उन्होंने, आप रिवाइंड करके चलाइए ये बात को, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि वो हमारी सेना को मार रहे थे और ये हमारे सेना की चीफ घुस के बोल चुके हैं कि किस तरीके से उनको आप एक देशद्रोही है और इनका देशद्रोही एजेंडा एक्सपोज हुआ है। काइंडली इनकी वो बाइट फिर से चलाइए जो इन्होंने बोला है। आपको शर्म आनी चाहिए और इस देश की सेना से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता और अखिलेश यादव पार्टी का स्टैंड ये है कि हमारे देश के सैनिकों को पाकिस्तान के सैनिकों ने घर में घुस के मारा है। आप एक दरअसल बीजेपी के लोग कुछ ऊंचा भी सुनते हैं। राम मोहन जी मेरे देश की सेना से जिन्होंने अपनी शहादत पाकिस्तान को माफी मांगी देश की सेना से। ठीक साजन जी, आगे चर्चा ओके राधिका खेड़ा, देश की सेना से माफी मांगी जाएगी। राम मोहन जी मैं फिर संशोधित कर रहा हूँ, अपनी गस्तिया राजनीति के चलते हमारी सेना के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। राधिका जी एक सेकंड, पाकिस्तान में घुस करके मार रही थी तो हमारे देश नहीं, आपने कहा पाकिस्तान हमारे सेना को मार रही थी। रिवाइंड करिए, देश के डरपोक नेताओं ने सीज फायर किया। हमारे देश के डरपोक नेताओं ने सीज फायर किया जब हमारे देश की सेना दुश्मनों को घुस में मार रही थी। अरे भाई अब तो बोल रहे हैं, अब तो मान लो, पहले माफी मांगो। हो सकता है गलती में, सेना के लिए देखिए हो सकता है कोई चीज बिगड़ी हो। कहा और बताया किस तरीके। ठीक है, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ। आज का मुद्दा है और अंग्रेजों की दलाली करके घर। एक मिनट, एक तो ऑपरेशन सिंदूर को गलत तरीके से व्याख्यात मत कीजिए सुनील सिंह साजन जी। उस पर सेना के उच्च अधिकारी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको पॉलिटिकल सिस्टम पर भरोसा नहीं है, आपकी पॉलिटिक्स है, लेकिन सेना के आला अधिकारियों की बात इस देश को माननी चाहिए। आपके समय में भी जो उच्च अधिकारी रहेंगे उसकी बात पूरे देश के लोगों ने पहले भी मानी है, आगे भी मानते रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि उसको अलग कर देना चाहिए, पॉलिटिक्स अलग है। के कुकर्मों को, उनके झूठ को, उनके भ्रष्टाचार को कब तक बचाएंगे राम मोहन जी? नहीं किसी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारी सेना ने कहा, अगर हमारी सेना ने जो कहा उस बात को आपको मानना चाहिए, उस बात को आपको मानना पड़ेगा। ये जनभावना थी कि पाकिस्तान को और ठोका जाए, इसमें कोई डाउट नहीं। ये जनभावना थी कि पाकिस्तान को और ठोका जाए, और ठोका जाए। और जब तक, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब पाकिस्तान को जब मारा जाएगा, इस देश का जनमानस यही कहेगा कि और मारो, अभी कम मारा। ये एग्जैक्ट इस जनभावना को समझिए, लेकिन देश की फौज को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। लेकिन मैं पॉइंट पर वापस आना चाहता हूं। संजीव उनियाल, वन सेकंड संजीव उनियाल, मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि ये जमीन देने में दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों डिले कर रहे हैं, इससे ममता बनर्जी को क्या स्पेसिफिक फायदा है? संजीव उनियाल जी। रामन जी, दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो टीएमसी के प्रवक्ता थे उनकी बात को ही मैं फूल चढ़ाता हूं। वो ये कहते हैं कि हमसे 36 या 38 या 67 किलोमीटर की जमीन जिसके पैसे हम ले चुके हैं उसके बारे में हमें लेटर नहीं दिया गया, हमसे नहीं मांगी गई। देखिए विडंबना, देखिए मेरे घर में घुस के कोई आदमी घुसपैठिया आ रहा है,
मेरे बंग भूमि के लोगों की जमीन पर कब्जा करता है, मेरे बंग भूमि के राशन को खाता है, मेरे बंग भूमि के लोगों के पानी को पीता है, मेरे बंग भूमि की शिक्षा को ग्रस्त करता है, पर मैं नहीं मांगता। अरे सरकार रुक जाइए, सरकार जी रुक जाइए, थोड़ा बेचैनी कम कीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। मैं सेंटर को लेकर नहीं लिखता, मैं मोदी जी को या टीएमसी को, अमित शाह को लेटर नहीं लिखता कि भैया मेरी जमीन पे 36 किलोमीटर की बाढ़ को और बना दीजिए। मैं नहीं लिखता, मैं नहीं बनाता, मैं पैसा अपनी जेब में ले लेता हूं, पर अपनी छाती पर उन दुश्मनों को पलने देता हूं, घुसपैठियों को, और कहता हूं कि तुमने मांगी कब। मेरा पड़ोसी मेरे घर में घुस गया, मैंने कंप्लेंट नहीं की, मैंने पुलिस को नहीं कहा, मैंने होम मिनिस्ट्री को नहीं कहा, बल्कि हमने उन पर ये कहा कि आपने मुझे जमीन के लिए मेरी बाउंड्री बनाई, आपने मांगा कब, आपने कहा कब, आपने लेटर कब दिया? अरे जाओ। और ये देखो, आज आपको एक मैं इंटेलेक्चुअल बात करता हूँ, ये देखिए डेमोक्रेसी इन कॉमा, ये एक ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एकेडमिशियन की लिखी हुई किताब है, डेमोक्रेसी इन कॉमा। इसको मैं आज देख रहा था, आप हैरान हो जाएंगे कि विक्टिम ऑफ पोल वायलेंस, ये आप फोटो देखेंगे ना, जो पोल वायलेंस हुई थी 2023 के बाद, हम हिंदुओं की दुर्गति की थी, ह्यूमन राइट्स के लेटर लिखे हुए 13 साल की लड़की को उसके पिता के सामने रेप किया गया, और उसके ऊपर कपड़ा रखने का काम जब उसके पिता करने लगे तो उसके पिता के हाथ काट दिए। ये एनएचआरसी को लिखी गई, एनएचआरसी को रिपोर्ट की गई। एक मिनट संजय सरकार रुक जाए, संजय सरकार रुक जाए, आपको मैं टाइम दूंगा, आपको टाइम दूंगा रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन पहले बाकी मेहमानों के पास जाना है। अजय वर्मा जी मेरे साथ हैं, सुनील चेगांवकर साहब हैं। अजय वर्मा जी, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ आप करें तो आपकी भी बात बने? शून्य से थोड़ा ऊपर उठने की इच्छा है कांग्रेस की, या ममता बनर्जी अपनी छतरी के नीचे आने की इजाजत दें या ना दें, आपको वही करना है जो ममता बनर्जी कर रही हैं? अजय वर्मा, देखिए राम मोहन जी, शून्य से ही सब चीज का आविष्कार है, शून्य शुरुआत होती है, आपको गलत ख्याल है, और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। शून्य शुरुआत नहीं है, आप शून्य पर आए हैं, आप पहले सरकार में थे। आज तो होम मिनिस्टर ने एक बात कही, मैं आपको बताता हूं, आज होम मिनिस्टर ने एक बात कही, होम मिनिस्टर ने यह बात कही सुना कि ये 49 साल में बंगाल की स्थिति यह हो गई कि जो जीडीपी में 10% का योगदान देता था बंगाल, वो 3% पर आ गया, 22वां पायदान हो गया। अब आप समझिए कि ये 49 साल में अगर घटे हैं तो पहले किसकी सरकार रही, और आप आए हैं शून्य पर। आप शून्य से शुरू करते, कोई नई पार्टी बने जिसका कोई विधायक ना हो तो वो करे शून्य से। आप तो सैकड़ों विधायकों वाली पार्टी रहे, फिर शून्य पर है। इच्छा है ऊपर उठने की, या जो ममता बनर्जी कहें वही सही है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 80 से 85 के दशक में दो पार्टी जिसके 2 एमपी थे, आज वो सत्ता में 2014 से और 2011, तो 11 साल ही तो हुए हैं। हु कैन सर्वाइव, बेस्ट कैन सर्वाइव। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंजिंग है। लेकिन गृह मंत्री जी का मैं वो सुन रहा था। आप कितने साल से बंगाल की सरकार में नहीं है? सर सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। आपको 11 साल दिख रहे हैं? नहीं 11 साल से केंद्र की सरकार की चर्चा कर रहा हूं। मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, बंगाल के संदर्भ में चर्चा है। 10 साल हो गए बंगाल में तो, हेलो जी, बंगाल में तो हम जितने साल से भी हैं, हमारी उपस्थिति हर साल दर्ज रहती है। हमारे नेता 50 साल हो गए बंगाल में। मैं नेता प्रतिपक्ष थे। जी मुझे मालूम है समीर जी, मुझे मालूम है। मैं राम जी से चर्चा कर रहा हूं, मैं राम जी से बात कर लूं। राम जी, गृह मंत्री जी आज कह रहे थे कि बंगाल में मित्रों हमारी सरकार टूटड़ बहुमत से बनने जा रही है। मशीन के अंदर घुसे हुए हैं क्या? बिल्कुल, जो इजराइल से आई हुई हैं। अरे आप जो है इसको बैलेट से पेपर मतदान करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपने काम करा है, आपने देश को व्यापार दिया है, नौकरी दी है, रोजगार दिए, देश में अडानी को कुछ नहीं, सारा काम तो आप बंदरगाह ले लीजिए, रेलवे स्टेशन ले लीजिए, जमीन ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, सब तो आप मित्रों को दे चुके हैं। और बात बंगाल के घुसपैठियों की करते हैं, तो घुसपैठिया इनका केवल चुनावी एजेंडा है। राममोहन जी सुन लीजिए, केवल जब चुनाव आते हैं तो घुसपैठिया जिंदा हो जाते हैं। इनका पॉलिटिकल वेंडेटा है, और वरना फिर कोई घुसपैठिया नहीं आता। इनसे पूछिए 2014 से 11 तक इन्होंने कितने घुसपैठिए निकाले। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, 2 करोड़ घुसपैठिए और निकालेंगे, लेकिन इनका कोई एजेंडा नहीं है। उसका कारण ये है,
ये केवल SIR के थ्रू या गणेश कुमार के थ्रू या चुनाव की मशीनों के थ्रू या चुनाव जीतकर सरकार बनाने का इनका टारगेट है। जनता के मुद्दों समीर चौगांवकर, ये इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा विषय है, नौकरी से न लेकिन एक पार्टी जिसको शून्य से ऊपर उठने की कुछ संभावना दिखे किसी विषय में, इनको ना बंगाल के अंदर करप्शन दिखेगा, ना घुसपैठिया दिखेगा, ना कोई विषय दिखेगा, ना भ्रष्टाचार दिखेगा। ये अजीब सी एक विपक्षी पार्टी है बंगाल के अंदर जो विपक्ष में होकर भी सत्ता के समर्थन में है। और यही दुख की बात है, देखिए राम मोहन जी, कि अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता रहे कांग्रेस के, बंगाल से आते हैं, लोकसभा चुनाव हार गए और वो बड़े दुख के साथ कहते हैं कि मैं चुनाव हार गया और कांग्रेस ने मेरी सुध लेना छोड़ दी, न राहुल गांधी ने मिलने का समय दिया, न सोनिया जी ने मिलने का समय दिया। और वही अधीर रंजन चौधरी जब बंगाल की समस्या लेकर जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उन्हें तुरंत जी। चौगांवकर साहब का थोड़ा सा फ्रेम डिस्टर्ब हुआ है, मैं उनके पास वापस जाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए वो तो ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन वॉशिंग मशीन ऑफ द मोदी, जिसमें डलकर सारे लोगों को अपने उसमें, अभी आपने देखा नहीं, हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, पाटिल साहब, कितने अरे तो मैं तो ये कह रहा हूं कोई ऑपरेशन आप तो चलाइए। किस बात का ऑपरेशन है अजय वर्मा? कोई सिंगल ऑपरेशन तो दिखे। लोग सुन लीजिए, देखिए मुझे एक आपत्ति और है राम मोहन जी, मुझे अभी आपत्ति है कि आसाराम बापू शिष्य के चरण चुंबक करने वाली पार्टी, उस बलात्कारी बाबा की पार्टी की प्रवक्ता, और प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत करने वाले बलात्कारी की पार्टी की प्रवक्ता एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को, समाजवादी को टोटी चोर का प्रवक्ता कह रही थी। मुझे आपत्ति है इस शब्दवली के ऊपर, इसके ऊपर कि बलात्कारी राधिका डांस करने नहीं चुराते। और राम जी अगर उन्होंने टूटी नहीं चुराई होती तो मैं बोलती नहीं। अब चोरी करोगे, टूटियां चुराओगे, दूसरे उनके रिश्तेदार पौधे चुरा के ले जाएंगी राबड़ी देवी, तो चोर को चोरी तो कहूंगी मैं, चोर की आरती तो उतारेंगे नहीं, चोर की आरती। एक मिनट, मुझे लग रहा है अजय वर्मा और राधिका खेड़ा, मुझे लग रहा है कि ये सेंसिबल डिबेट थोड़ा सा आगे बढ़ रही है। अजय वर्मा प्लीज मुझे बताइए, बिलो द बेल्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं, आपके पास कोई विषय नहीं है बंगाल में उठाने के लिए, मैं समझ गया इतनी देर की बातचीत में। आपको बंगाल में किस आधार पे सीटें चाहिए वो बताने के लिए आपको कोई पॉइंट नहीं मिला, ये क्लियर है जो मैं समझ गया। लेकिन मुझे संजय सरकार के पास जाना है इस सवाल के साथ। संजय सरकार, आप हर चीज का लेटर देखना चाहते हैं, आप बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगिए, आप बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगिए कि लेटर दीजिए, और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ये लेटर जारी करके कहें कि हमारे पास कोई लेटर ही नहीं आया, हमारे साथ होम सेक्रेटरी की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। दीदी को जारी करना चाहिए लेटर कि अमित शाह गलत बोल रहे हैं, हमसे जमीन नहीं मांगी गई। ये आपको लगता है कि हवा में बोलेंगे और जनता मान लेगी? सारे नहीं, हवा में सारे 11 साल में अमित शाह जी को कहीं भी याद नहीं आया है कि हमको ये बॉर्डर टोटल कंप्लीट करना चाहिए। सारे 11 साल में कहीं नहीं। जी चुनाव आता है तो साथ घुसपैठिए। एनसीआई भी बोल रहे हैं 5 करोड़ घुसपैठी हिंदुस्तान, एनसीआई मतलब नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ग्रुप अंडर होम मिनिस्टर, उसको अंडर में रहता है। वो बोला 5 करोड़ घुसपैठी हिंदुस्तान के अंदर में, पहलगांव से भी आतंकवादी आए हैं, पुलवामा में भी जो घटना घटा, दिल्ली में भी कुछ घटना घटा, चारों तरफ। हम तो बोलता है बॉर्डर बंद कर दीजिए, हम तो चाहता है बंद कर दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको जिंदा क्यों रखना चाहता है? नहीं तो क्यों करना चाहते हैं आप ये बताइए। अगर आप कहना चाहते हैं तो फिर ट्रांसफर कीजिए जमीन, पॉइंट पे आइए ना, इधर उधर मत भागिए। आप पॉलिटिकल पॉइंट पे जा रहे हैं और अपना ग्राउंड बता नहीं रहे। आप कहिए, आपके चीफ सेक्रेटरी ये जारी करें, बंगाल के मुख्य सचिव ये बयान जारी करें कि ये जमीन ट्रांसफर हो चुकी है केंद्र के नाम। कभी भी नहीं मांगा जो हमको ये करना पड़ेंगे। मेरे चीफ सेक्रेटरी तो खोल के बोल रहा है, मेरे को कभी नहीं बोला। मेरे किसको कहीं नहीं बोला? सेक्रेटरी बोला, कभी भी नहीं बोल रहा है। किसको कहीं नहीं बोला? मैं आपको ओपन भाषण देके चला जाता, होटल के अंदर में बैठ के कोई ऑफिशियल आपकी तरफ से ये बयान, और आपने एक लेटर जारी करके बताइए, एक लेटर जारी करके बताइए कि कभी जमीन नहीं मांगी। बाबू सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार चारों तरफ फेंसिंग लगा रही है, केवल बंगाल से जमीन नहीं मांग रही। मैंने आपको ऑफिशियल आंकड़ा दिया कि 181 किलोमीटर के लिए पेमेंट हो चुका है और जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है, अगर फेंसिंग लगा, हैंडओवर नहीं हुई है। अगर फेंसिंग लगाया हो तो
अगर फेंसिंग लगाए हुआ थे तो पहलगांव में कैसे आतंकवादी, समीप चौगांवकर जी, पुलवामा में कैसे 400 चौगांवकर जी आ गए वापस। चौगांवकर जी बोलिए। लेकिन मैं आपको भारतीय जनता पार्टी को देखिए राम जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी। जब देश की सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा के लिए जब केंद्र सरकार जमीन मांगती है तो ममता बनर्जी जमीन देने को तैयार नहीं है। यह बताता है कि ममता बनर्जी देश की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रही है। और जो ममता बनर्जी मां माटी मानुष की बात करती है, आज उस बंगाल को ममता बनर्जी ने किस तरीके से घुसपैठियों के हवाले कर दिया है। क्या ममता बनर्जी की बंगाल को भारत का हिस्सा नहीं मानती? जब पता है कि वहां से बांग्लादेश से घुसपैठी आ रही है तो केंद्र के साथ, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर ममता बनर्जी को दिल्ली आकर मोदी जी से कहना चाहिए कि बताइए आपको क्या मदद चाहिए। बंगाल आपके साथ खड़ा है, आप बंगाल में घुसपैठी को मत रहने दीजिए। और यह वही ममता बनर्जी मां माटी मानुष पर बात करके बंगाल संस्कृति को खत्म करने का काम कर रही है। और बंगाल की जनता अब जाग चुकी है। अब चुनाव जब होंगे तो ममता बनर्जी को समझ में आएगा कि जिस तरीके से लेफ्ट ने बंगाल को बर्बाद किया 32 साल में, 15 साल में ममता बनर्जी ने बर्बाद किया, और 50 साल में जिस तरीके से बंगाल बर्बाद हुआ इनके राज में, अब भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर प्रधानमंत्री जो कहते हैं वह लागू होगा और वह विकास की धारा बहेगी। मुझे लग रहा है कि बंगाल की जनता जान रही है कि बंगाल को बेचने का काम ममता बनर्जी ने किया है। सारे उद्योग बंगाल में चले गए, लोग बंगाल में रहना नहीं चाहते, लोग बंगाल से पलायन कर रहे हैं। ममता बनर्जी बता दें कि उद्योग जो बंगाल के अंदर लगाया हो, 15 साल में ममता बनर्जी ने कौन सा उद्योग लगाया, कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटी बंगाल के अंदर आ गई, कौन सा बड़ा अस्पताल बंगाल के अंदर बन गया, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी ने सुधार दिया, कौन सा अपराधियों को ममता बनर्जी ने जेल के पीछे भेज दिया। मुस्लिम तुष्टिकरण की करने वाली ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हाकिम समर्थन देती है। वही ममता बनर्जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाती। अगर ममता बनर्जी को तो अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने जाए। एक मिनट संजय सरकार देखिए, संजय सरकार कुछ बातें आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी। संजय सरकार कुछ बातें स्वीकार करनी पड़ेंगी। वो आप अगर बंगाल की सरकार में रहे तो भी, कोई और बंगाल की सरकार में रहे तो भी, आपको जो देश के हित की बात करता हुआ व्यक्ति दिखेगा उसको आप चाटुकार की श्रेणी में डाल देंगे, है ना? तो अच्छा है कि देश के हित में बात करना अगर चाटुकारिता है तो देश के हित में अगर बात करना चाटुकारिता है तो घुसपैठियों के हक में बात करना क्या है? ये घुसपैठियों की चाटुकारिता से तो बेहतर है। ये घुसपैठियों की चाटुकारिता क्यों करते हो भाई? ये घुसपैठियों की चाटुकारिता से क्या फायदा मिलेगा? मुझे एक बात बताओ, घुसपैठियों को बसाकर, घुसपैठियों के आधार कार्ड बनाकर, उनके कागज पूरे कराकर, उनको वोटर बनाकर क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? देश की सुरक्षा के साथ खेलकर क्या मिलेगा? और केवल झूठे बहाने कि हमारे पास कोई लेटर नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। आप लोग खेल रहा है, एक मीडिया नैरेटिव बनाते जा रहा है। खेल तो आप बना। बंगाल को जो विकास वो देश का मॉडल भी है, मेडल भी है। सचिन जिंदल बंगाल में प्लांट बनाया है। आपको मुकेश अंबानी सीमेंट प्लांट बंगाल में बनाया है। आपको जानकारी होना चाहिए। विप्रो को कंपनी सेक्टर 5 संलग्न में बनाया है। ये आपको नहीं, ये बंगाल आज स्मॉल स्केल और मिडिल स्केल में देश के 1 नंबर है। कितना प्रति निधि में 1 नंबर कितना प्रति व्यक्ति आया है बंगाल से? बंगाल पास होम मिनिस्टर कितना प्रति व्यक्ति आया है बंगाल? महिला को सेफ सिटी है, लेकिन ये चाटू नहीं, कितना प्रति व्यक्ति आया है बंगाल? नहीं है। कितनी प्रति व्यक्ति आया है संजय सरकार? 5 चाटने वाला जो है, कितनी प्रति व्यक्ति आया है? ये 5 चाटने ये चींटियों को लिपस्टिक लगाना आता है या फिर कुछ आंकड़े भी पता है? कितना प्रति व्यक्ति आया है और कितनी घटी है? आपको मैं बता, आज बंगाल जीडीपी में हिंदुस्तान का 6 नंबर है जीडीपी में, जहां गुजरात 4 नंबर है। देश का मॉडल में। और 50 साल पहले कितने नंबर था? देश का मॉडल। और 50 साल पहले कितने नंबर था? 50 साल पहले कितने नंबर था? बंगाल तो है। अरे 50 साल पहले कितने नंबर था? पहले जो था बंगाल जिस तरह से। अरे 50 साल पहले संजय सरकार कितने नंबर था बंगाल में? घटाओगे कि बढ़ाओगे? आपको कौन सा मुख्यमंत्री को मिला? कौन सा मुख्यमंत्री को मिला? आज बताइए बंगाल को मुख्यमंत्री। एक मिनट, राधिका खेड़ा यूनिसेफ के कर्नाटक के लिए प्राइज मिला, कौन सा किसको मिला? राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कर रहे। राधिका खेड़ा, देखिए पूरा देश जानता है और बंगाल उससे भी ज्यादा अच्छे से जानता है राम जी कि किस तरीके से, चाहे नौकरियां हो उसमें ममता बनर्जी फेल है, महिला सुरक्षा हो उसमें ममता बनर्जी फेल है, किस तरीके से भगा के जब इंडस्ट्रीज यहाँ आना चाहिए उनको जो थी उनको भगाया और नहीं आने नहीं दी। तो जब आपने इंडस्ट्रीज नहीं आने दी तो जीडीपी कैसे आपका अच्छा होगा, नौकरियां कैसे होंगी? जाहिर सी बात है आप 50 साल से पीछे इसीलिए गए हैं क्योंकि आपने ना यहाँ पे कंपनियां आने दी, ना आपने यहाँ कोई काम होने दिया। ये सिर्फ एक ही काम पे
में चलते रहे कि लोगों को मारो, काटो, हिंदू मुसलमान करो और किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करो। इनको सिर्फ एक मकसद था, तुष्टीकरण 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 और घुसपैठियों को अंदर लाओ, कैसे उनको बसाओ, कैसे भारत की जनता का पैसा, बंगाल की जनता का पैसा उन घुसपैठियों पे लगाओ। ये सिंगल पॉइंट एजेंडा था, क्योंकि ममता बनर्जी के पास दिखाने को कुछ नहीं है और काम करने की नीति और नियत की नहीं है। तो कांग्रेस से टूट के आई है, उनसे आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं? और उनके बाद अलायंस भी उनके साथ है पूरी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भी पहली बार इसलिए बनी क्योंकि प्रणब मुखर्जी जी ने कहा कि वो उनको बनाया जाए, इसलिए कांग्रेस ने अपने हेलीकॉप्टर तक उनको दिए चुनाव लड़ने के लिए। 60 गांठ में सरकार बनाई और ममता बनर्जी खुद कांग्रेस को खा गई, और ये रियलिटी है। पर उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान जो किया वो वहां की जनता का किया। और ये जो लिपस्टिक लगातार बोलते रहेंगे, मेरे पास अभी ध्यान दीजिए, इनका सिर्फ चींटियों को लिपस्टिक लगानी है और कुछ नहीं करना है। ना बंगाल की बेटियों से लेना देना, ना वहां की युवाओं से लेना देना, वहां पे कहन के किसी से लेना देना नहीं है। इनको 2-4 लिपस्टिक मैं भी भिजवा देती हूँ, चींटी और कॉकरोच को लगाते फिरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है घुसपैठियों का, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुछ लोगों के लिए वोट बैंक होगा, कुछ लोगों के लिए वोट बैंक नहीं होगा, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार को भी थोड़ा और स्पष्टता के साथ घुसपैठियों को बाहर निकालने का प्लान भी देश को समझाना चाहिए कि ये जो आ गए हैं इनको आप बाहर कैसे निकाल रहे हैं। बॉर्डर तो सेव करने के लिए जमीन देना ही चाहिए बंगाल की सरकार को, किसी भी हाल में ये काम जल्दी होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल चुनाव बिल्कुल सिर पर है और ये इतनी आसानी से तो नहीं होने वाला। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH